हेलो फ्रेंड्स, मास्टर ऑफ अकाउंट के लेक्चर नंबर 12 में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने अब तक 11 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने ये समझा था कि जब हमको बैलेंस शीट या फिर ट्रेडिंग पी&एल अकाउंट प्रिपेयर करना होता है तो हमें ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन करने होते हैं 31 मार्च को एंड ऑफ द ईयर, वो हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कवर कर लिया है। आज हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स की। ये सीएमए फाउंडेशन या सीए फाउंडेशन 11th-12th सबके लिए है। अगर बात कर रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट की, तो ट्रेडिंग अकाउंट्स प्रिपेयर क्यों करना होता है? ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर क्यों करना होता है? ट्रेडिंग अकाउंट्स प्रिपेयर करने का मतलब होता है, हम कोई भी बिजनेस करते हैं, जैसे हमने बात करी थी मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर, मीन्स वहां हम आइटम यूज करते हैं, मीन्स प्रोडक्ट यूज करते हैं। कोई प्रोडक्ट हम परचेज करेंगे, उस प्रोडक्ट को हम सेल करेंगे और वहां से हम प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो हमने कितना प्रोडक्ट परचेज किया और उस प्रोडक्ट को हमने कितने में सेल किया, और उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए हमें क्या क्या अदर एक्सपेंसेस कर, अदर एक्सपेंसेस का मतलब यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। तो ट्रेडिंग अकाउंट्स का मतलब सिंपली ये होता है कि हमारा जिसका बिजनेस है, उस बिजनेस के अंदर हमने क्या गुड्स परचेज किए और वो गुड्स हमने कितने में सेल करा, उसी के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट्स प्रिपेयर करने के लिए कुछ लेजर्स होते हैं हमारे पास में। क्या लेजर्स होते हैं ये हम समझते हैं। नंबर 1, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हम कोई भी गुड्स परचेज करते हैं, क्या वही का वही गुड्स उस ईयर के अंदर चेंज हो जाता है, क्या सेल हो जाता है? जैसे हमने बात करी थी कि जो अकाउंटिंग का प्रोसेस होता है, जो रिकॉर्ड करने का तरीका था, वो एक्यूरियल बेसिस पे होता है, कि हम एक्यूरियल बेसिस पे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। दैट मींस कि जो जिस ट्रांजैक्शन के अंदर हम कैश या तो हम रिसीव कर रहे हैं या हम पेमेंट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं फिर भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उसको भी हम रिकॉर्ड करते हैं। लाइक दैट हमने जो कुछ भी गुड्स परचेज किया हुआ है, चाहे वो क्रेडिट पे किया या कैश में किया, फिर भी हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। दैट मींस जितने भी गुड्स हमने परचेज किए होते हैं, क्या वो उतने के उतने गुड्स उसी ईयर में सेल हो जाते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फॉर एग्जांपल हमने 10th मोबाइल परचेज किए थे, 7th मोबाइल हमारे सेल हो गए, तो एंड ऑफ द ईयर हमारे पास में 3 मोबाइल बच गए जो हम नेक्स्ट ईयर सेल करेंगे। तो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाता है? ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। दैट मींस ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का मतलब प्रीवियस ईयर हमारे पास में कुछ क्लोजिंग रह गए थे जो हम इस साल में सेल करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं? क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास में है तो ये हमारा क्या हो जाता है? एक्सपेंसेस माना जाता है। दैट मींस कि गुड्स की कॉस्ट मानी जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? गुड्स की कॉस्ट, जिसको हम सेल कर रहे हैं। सेकंड हमारा होता है कि हमारे पास में इतने तो गुड्स थे ही सही और हमने इस साल में परचेज करे, दैट मींस करंट ईयर आप जिसकी अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उस ईयर में आपने परचेज करे, तो ये हो जाएगा परचेज। मींस जो गुड्स आप परचेज करेंगे सेल करने के पर्पज से उसको आप परचेज के अकाउंट में लेंगे। देन इसी का पार्ट होता है परचेज रिटर्न। मींस अगर कोई गुड्स डिफेक्टिव निकला या ऐसा कुछ निकला तो आपको वापस रिटर्न भी करना होता है, तो उसी का पार्ट होता है परचेज का परचेज रिटर्न। आपने गुड्स परचेज किया, वापस अगर किसी को सेल वापस दे रहे हो उसी पार्टी को जिससे आपने परचेज किया था, उसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न। थर्ड है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि जो एक्सपेंसेस सीधे बिजनेस से कनेक्टेड होते हैं। जैसे अगर हम मोबाइल का बिजनेस है तो मोबाइल को दूसरी जगह से, दूसरे के गोडाउन से या फिर वहां किसी ट्रांसपोर्ट के द्वारा लाने में हमको जो फ्रेट चार्जेस पे करना होता है वो हमारे सीधा मोबाइल से कनेक्टेड है, बिजनेस से कनेक्टेड है, तो उसी को हम बोलते हैं फ्रेट चार्जेस, सॉरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। दूसरा अगर मैन्युफैक्चरिंग की एंटिटी की हम बात कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर लेबर को हम वेजेस पे करते हैं। फैक्ट्री का जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं, जो सीधे उस बिजनेस से कनेक्टेड होते हैं। क्लियर हो गया? फोर सेल्स। जो गुड्स हमने परचेज किया हुआ उस गुड्स को अगर हम सेल करते हैं तो उसको हम सेल्स के अकाउंट के अंदर लेते हैं। एज वेल एज सेल्स रिटर्न। जैसे हमने किस पार्टी को गुड्स सेल किया था,
वो अगर रिटर्न हो रहा है, हमारे पास में वापस आ रहा है, तो वो हमारी सेल्स में से माइनस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमने 10,000 का सेल करा था, लेकिन 2,000 वापस रिटर्न आ गया, तो हमारा नेट सेल कितना है, 8,000 रुपीज हमारा सेल है। ये हो गया हमारा सेल्स। और लास्ट में हमको उसका होता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब सिंपली हमारे पास में ओपनिंग स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक करने के बाद में हमने कुछ परचेस किया और वापस हमने परचेस रिटर्न कर दिया। फॉर एग्जांपल 5 मोबाइल हमारे पास में थे, हमने 10 मोबाइल और परचेस करे, जिसमें से 2 वापस रिटर्न कर दिए, तो 8 हुए, 8 प्लस 5 13 हुए, 13 में से हमने 10 सेल कर दिए, तो हमारे पास में अभी स्टॉक कितना पड़ा हुआ है, 3। ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक हमने सेल नहीं किया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक हमने अभी तक सेल नहीं किया हुआ है, इसलिए उसको हमारी कॉस्ट में से हम माइनस कर लेते हैं। कॉस्ट में से हम माइनस कर रहे हैं तो हमारा एक्चुअल सीओजीएस आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब जो गुड्स हम सेल कर रहे हैं उसकी कॉस्ट आ जाएगी, उस स्टॉक को हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। तो ये 5 लेजर्स वहां पर यूज होते हैं। आपको समझ में आ गया ट्रेडिंग अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, कि जब हम कोई बिजनेस करते हैं जिसके अंदर आइटम यूज होते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, उसके अंदर भी रॉ मटेरियल्स और फिनिश गुड्स यूज होता है, और ट्रेडिंग के अंदर भी हम कोई गुड्स परचेज करते हैं, उस गुड्स को हम सेल करते हैं, ये हमारा बिजनेस होता है। तो उसके लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो आज हम लेक्चर्स के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट्स की भी बात कर रहे हैं। तो अपने बारे में एक सम है, उस सम को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सम क्या है, फॉलोइंग आर द लेजर बैलेंसेस प्रेजेंटेड बाय एमएस पी सेन एज ऑन 31 मार्च 2015। या हम ईयर चेंज कर लेते हैं, 20। हमारे पास में क्या डेटा क्या है, उसके हिसाब से हम किस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, ये हम आज सीखते हैं इस लेक्चर के अंदर। अब हमारे यहाँ पे हम जो ट्रेडिंग अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे वो 31 मार्च 2020 का करेंगे। दैट मीन्स हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होगा वो कौन सा होगा, 19-20 मीन्स 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 का। हमारे यहाँ पे स्टॉक 1 अप्रैल 2019 को हमारे पास स्टॉक था 10,000। हमने गुड्स परचेज किया, हमने गुड्स परचेज किया 1,60,000 रुपीज का। फ्रेट चार्जेस है उसमें 18,000 रुपीज, वेजेस 30,000 से। हमने गुड्स को सेल किया 3 लाख के अंदर। रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड का मतलब कि हमने गुड्स वापस भेजा। वापस कब भेजते हैं, जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो उसको वापस भेजते हैं, दैट्स कॉल्ड परचेज रिटर्न। रिटर्न इनवर्ड, हमारा गुड्स बाहर गया था वो वापस आया, उसी को हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न। रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन करने में कुछ रॉयल्टी के रूप में एक्सपेंसेस हो गया। एंड गैस एंड फ्यूल, गैस एंड फ्यूल हमारे कुछ एक्सपेंसेस हो गए, ये जो हमारे बिजनेस से कनेक्टेड थे। एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये हमारे पास नॉर्मली ट्रायल बैलेंस है, और उनके कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। क्या है, स्टॉक ऑन 31/3/2015 मार्केट प्राइस 24,000 है और कॉस्ट प्राइस 20,000 है। तो यहाँ पर आपको 2 प्राइस दे रखी है, एक मार्केट प्राइस दे रखी है, एक कॉस्ट प्राइस दे रखी है। तो अकाउंटिंग के अंदर मार्केट प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर, ये हम क्लोजिंग स्टॉक के रूप में अमाउंट लेते हैं। सेकंड है स्टॉक वैल्यू 10,000 वन डिस्ट्रॉय बाय फायर, जैसे हमारे गोडाउन के अंदर फायर हो गया, वहां पे 10,000 का गुड्स क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, जिसमें से इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड द क्लेम टू द एक्सटेंट ऑफ 6,000, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी ने क्या बोला कि 6,000 आपको मिलेगा, 6,000 आपको वापस मिलेगा। Purchase of rupees 6,000 on 29th March 2020, 29th March 2020, but still laying in transit। हमने गुड सेल किया था 6,000 रुपीज का, जो अभी भी गुड सेल ट्रांजिस्ट है, नॉट एट ऑल रिकॉर्डेड इन द बुक्स, उसको अभी तक बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। गुड्स टेकन फॉर द प्रोपराइटर फॉर हिज ओन यूज फॉर ₹3,000, जो हमारा गुड्स था उस गुड्स में से प्रोपराइटर जो ओनर है उसने अपने पर्सनल यूज के लिए यूज किया हुआ है। आउटस्टैंडिंग वेजेस अमाउंटेड ₹4,000, मीन्स जो हमारे वेजेस है उसमें 4,000 ऐसा अमाउंट है जो अभी तक आउटस्टैंडिंग है।
एंड फ्रेट वाज पेड इन एडवांस। 1000 का जो फ्रेट है वो एडवांस में पे किया हुआ, वो इस साल का नहीं है। तो हमें इन 6 एडिशनल इंफॉर्मेशन के साथ में ट्रेडिंग अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। तो ट्रेडिंग अकाउंट्स प्रिपेयर करने से सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, ओपनिंग स्टॉक। क्लियर है? क्या लिखेंगे हम? ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि ये हमारा प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस था। जब प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस होता है तो इस ईयर का हमारा क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। क्लियर है? तो प्रीवियस ईयर का क्लोजिंग बैलेंस, इस साल का ओपनिंग स्टॉक, तो हमारे पास में ओपनिंग स्टॉक कितना है, 10,000 रुपीज। तो ये हम यहाँ पर लिख लेंगे 10,000 रुपीज। यहाँ पर आपको दो कॉलम बना के रखे हुए हैं, एक इनर कॉलम है, एक आउटर कॉलम है। इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको आगे बताता हूँ। तो ओपनिंग स्टॉक हमने यहाँ पे लिख दिया। ओपनिंग स्टॉक के बाद में नेक्स्ट है परचेज। परचेज की वैल्यू कितनी है, 1,60,000। ये हम इनर कॉलम में लिखते हैं क्योंकि हमारा परचेज रिटर्न भी है। तो नेट परचेज कैसे आएगा ये हम कवर कर रहे हैं। तो परचेज कितना हमारा, 1,60,000। उसमें से रिटर्न आउटवर्ड, हमने वापस रिटर्न कितने का किया, 10,000 का। तो ये जो रिटर्न किया ये हमारी कॉस्ट में से, परचेज की कॉस्ट में से माइनस हो जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे माइनस परचेज रिटर्न। क्लियर है? हाउ मच, 10,000। ये 10,000 हम माइनस में लिखेंगे क्योंकि ये हमारी कॉस्ट में से माइनस हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट है, इसी के साथ में परचेज के साथ में आप देखेंगे यहाँ पर गुड्स टेकन फॉर द प्रोप्राइटर फॉर हिज ओन यूज फॉर 3,000। ये भी हमारी परचेज की कॉस्ट में से माइनस हो जाएगा क्योंकि उन्होंने खुद पर्सनल यूज के लिए उन्होंने गुड्स निकाला हुआ है अपने बिजनेस से। तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। पर्सनल यूज, हाउ मच, 3,000। तो गुड्स परचेज किया हमने 1,60,000 का, परचेज रिटर्न हुआ हमारा 10,000 का, और पर्सनल यूज हमने किया 3,000 का। अब यहाँ पर कुछ ऐसा ट्रांजेक्शन है जो गुड्स इन ट्रांजिट है। अब यहाँ पे देखेंगे गुड्स इन ट्रांजिट, तो गुड्स परचेज हमने किया था 6,000 का, ये गुड्स इन ट्रांजिट है, लेकिन अभी तक उसको रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है, लेकिन हमने परचेज कर लिया है। तो जब परचेज कर लिया है वो गुड्स इन ट्रांजिट है, तो हमारी ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर उसको लेना होगा। तो एड गुड्स इन ट्रांजिट मींस सेल परचेज लिख सकते हैं। हाउ मच, 6,000। 1,60,000 का हमने गुड्स परचेज किया, 10,000 हमने परचेज रिटर्न किया, 3,000 हमने पर्सनल यूज के लिए किया, उसके इसलिए हमने माइनस कर दिया, और 6,000 का गुड्स ऐसा है जो हमने परचेज तो किया है लेकिन अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया, इसलिए हमें इसको रिकॉर्ड करना होगा। तो यहाँ अब क्या आ जाएगा, उसका नेट परचेज आ जाएगा। नेट परचेज कितना आएगा, 1,60,000 माइनस 10,000, 1,50,000, 1,50,000 माइनस 3, 1,47,000 प्लस 6,000, 1,53,000। हमारा नेट परचेज कितना आ गया, 1,53,000। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट है फ्रेट चार्जेस। नेक्स्ट क्या है, फ्रेट चार्जेस। तो हम यहां लिखेंगे फ्रेट चार्जेस, हाउ मच, फ्रेट चार्जेस का अमाउंट कितना दिख रहा है यहां पर, 18,000। अब इसमें आप ध्यान से देखेंगे यहां पर एक एडिशनल ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, इसके साथ में क्या दिया हुआ है, फ्रेट चार्जेस वाज पेड इन एडवांस फॉर ₹1,000। हमने ये जो 18,000 का जो फ्रेट चार्ज पे किया है उसमें 1,000 रुपीज का हमने एडवांस में पे कर दिया है, जो उस ईयर का एक्सपेंसेस नहीं है।
तो उस ईयर का एक्सपेंसेस नहीं है, इसलिए उस ईयर के एक्सपेंसेस में हमको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। क्लियर हो गया, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंसेस और हमने एडवांस में पे कर दिया हुआ है, तो लेस एडवांस पेड, हाउ मच, 1000। तो नेट कितना हो गया हमारा, पेड चार्जेस 17,000 रुपीज। क्लियर हो गया यहां तक। चलिए नेक्स्ट है वेजेस। वेजेस का अमाउंट कितना है, वेजेस का अमाउंट 30,000 रुपीज, वेजेस का अमाउंट है 30,000 रुपीज। अब उसके साथ में एडिशनल ट्रांजेक्शन क्या है, आउटस्टैंडिंग वेजेस अमाउंटेड रुपीज 4,000। हमने अभी तक 30,000 रुपीज का वेजेस पे कर लिया है, लेकिन 4,000 ऐसा अमाउंट है जो अभी भी आउटस्टैंडिंग है, देना है। दैट मींस हमने बोला था एक्चुअल बेसिस पे हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जो एक्सपेंसेस जिस ईयर का होता है उसे उस ईयर में रिकॉर्ड करते हैं। ये 4,000 जैसे आउटस्टैंडिंग है, दैट मींस एक्सपेंसेस कौन से ईयर का है, 1920 फाइनेंशियल ईयर का है, इसलिए हमें रिकॉर्ड भी कहां करना होगा, यहाँ पे करना होगा। हम ऐड करेंगे, ऐड क्या होगा, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस। क्लियर है, कितना है आउटस्टैंडिंग वेजेस, 4,000। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है आउटस्टैंडिंग वेजेस को हम ऐड क्यों कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस को हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि ये इसी ईयर का एक्सपेंसेस है, और इस ईयर का एक्सपेंसेस इसलिए हमें अभी बुक करना होगा। पेमेंट है हम बाद में करेंगे, तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे साथ में, तो वहां पर आपको उसका इफेक्ट भी समझ में आएगा कि आउटस्टैंडिंग वेजेस को कौन से हेड में, बैलेंस शीट के किस साइड में ले जाता है। तो 34,000 हमारा क्या आ गया, वेजेस आ गया। तो 30,000 हमने एक्चुअल में पे किया है और 4,000 हमारा आउटस्टैंडिंग है, तो टोटल वेजेस हमारा हो गया 34,000। क्लियर। सेल्स, सेल्स कितना है, 3 लाख। तो सेल्स को किस साइड में लिखते हैं, क्रेडिट साइड में, 3 लाख रुपीस। क्लियर। तो 3 लाख रुपीस का सेल है, तो हम उसको क्रेडिट साइड में लिख लेते हैं 3 लाख रुपीस। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड हमने कवर कर लिया था किसमें, परचेज रिटर्न के अंदर। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड 16,000 में सेल्स रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न है तो सेल्स में से माइनस हो जाएगा, तो लेस सेल्स रिटर्न, या फिर रिटर्न आउटवर्ड भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे कितना अमाउंट है, 16,000। क्लियर हो गया, 16,000 हमारा क्या है, रिटर्न इनवर्ड है। नेक्स्ट है रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। ये रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन ये हमारा क्या है, एक्सपेंसेस है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। हाउ मच अमाउंट, 6,000। ये आउटर कॉलम में ही लिखेंगे क्योंकि इसके साथ में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। नेक्स्ट है गैस एंड फ्यूल। गैस एंड फ्यूल भी हमारा एक्सपेंसेस है, और कितना अमाउंट है, 2,000 का। तो ये भी हम कहाँ लिखेंगे, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर गैस एंड फ्यूल में। कहाँ पे लिखेंगे इसको, आउटर कॉलम में, क्योंकि इसके साथ में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है। जिसके साथ में एडजस्टमेंट होता है उसको हम कहाँ लिखते हैं, इनर कॉलम में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, आउटर कॉलम में लिखेंगे। ये जो 1,50,000 ये हमारा नेट है, ये जो है ये नेट फिगर है, दैट मीन्स आफ्टर एडजस्टमेंट के बाद है, तो इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए सीधा हम आउटर कॉलम में लिख लेते हैं। सेल्स हमने लिख लिया, सेल्स इनवर्ड भी हमारा हो गया, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन हो गया, गैस एंड फ्यूल हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है स्टॉक। स्टॉक ऑन 31st 3 2015 मार्केट प्राइस कितना है, 24,000, और पोस्ट प्राइस कितना है, 20,000। तो एज पर अकाउंटिंग रूल्स क्या होता है, विच एवर इज लोअर। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना आ जाएगा, 20,000। ये हमने इनर कॉलम में क्यों लिखा, क्योंकि इसके साथ में कुछ एडजस्टमेंट है। स्टॉक वैल्यू 10,000 व्हेन डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कितना, डिस्ट्रॉय बाय फायर। अब ये 10,000 का स्टॉक क्या हो गया, स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया, इसके मतलब हमारे गोडाउन में नहीं होगा, लेकिन
हमें तो इसको हमारे स्टॉक मानना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो नेचर होता है, इसका जो इफेक्ट जाता है वो पीएनएल अकाउंट के अंदर जाता है, उसका ट्रेडिंग अकाउंट से कोई मतलब नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा वापस, क्या हो जाएगा, स्टॉक डिस्ट्रॉय। क्या करेंगे, वापस ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट है goods purchased for rupees 6000 on 29th March 2020 but still lying in transit। ये हमने क्या किया, परचेस के अंदर हमने यहाँ पे इसका ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दे दिया, कहाँ दे दिया, ये 6000 दे दिया, लेकिन इसका क्लोजिंग स्टॉक भी हमें मानना पड़ेगा। जब हमने गुड्स परचेस किया तो हमारे पास में स्टॉक के रूप में भी पड़ा होगा, इसलिए हम इसको फिर से यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, अगर इनको ऐड करते हैं तो 30,000 होता है, और साथ में ये ऐड होगा गुड्स इन ट्रांजिट। हाउ मच, 6000। तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना हो गया, 36,000। तो हमने सभी इफेक्ट दे दिए, हमारा आउटस्टैंडिंग वेजेस का इफेक्ट भी दे दिया हमने, यहाँ पे 4,000 का ऐड कर लिया। फ्रेट चार्जेस पेड इन एडवांस 1,000 रुपीज हमने यहाँ पर माइनस कर लिया, क्योंकि हमने एडवांस में पे करे थे, जो हमारे इस ईयर का एक्सपेंसेस नहीं है, तो नेक्स्ट ईयर अगले ईयर का है, इसलिए हम उस ईयर के एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करेंगे। गुड्स टेकन प्रोपराइटर हमने 3,000 रुपीज परचेज में से माइनस कर लिया, तो हमारा नेट परचेज आ गया यहाँ पे। गुड्स इन ट्रांजिट हमने यहाँ दिख लिया, स्टॉक वैल्यू 10,000 हमने यहाँ ऐड कर लिया हमारे स्टॉक के अंदर, क्योंकि गुड्स इसका जो इफेक्ट आता है डिस्ट्रॉय का, फायर का, ये सीधा पीएनएल के अंदर जाता है, इसे ट्रेडिंग अकाउंट से कोई सेंस मतलब नहीं है। इसी तरह से हमारा स्टॉक कितना हो गया, 20 और 24, तो विच एवर इज लोअर। तो आपका यहाँ पर नेट सेल्स कितना आ जाएगा, 2,84,000 नेट सेल्स है। अब हम यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने के लिए आपको पहले यहाँ पे टोटल करना होता है। 3,20,000, यहाँ पर भी आपका क्या होना चाहिए, 3,20,000 होना चाहिए, 3,20,000। यह हम निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, सभी क्रेडिट को ऐड करो, क्रेडिट में से जो परचेज साइड में जो डेबिट है उस अमाउंट को क्या करो, माइनस करो, तो इक्वल 3,20,000 माइनस, यहाँ पे हम इस तरह के फॉर्मूला लगा लेते हैं, 98,000 क्या आया, 98,000 हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया। तो यहाँ पर आपको सिंपली क्या ध्यान रखना था, आउटस्टैंडिंग वेजेस फ्रेट चार्जेस पेड इन एडवांस, ये हमारा था। जब भी हम तो जो प्रोपराइटर अगर उसके पर्सनल यूज के लिए अगर कोई गुड्स लेता है तो वो सीधा परचेज में से माइनस होता है, उसको सेल्स नहीं माना जाता है। और जब कोई गुड्स ट्रांजिस्ट होता है, अगर कोई रिकॉर्ड करना रह गया होता है तो हम उसको पहले परचेज में रिकॉर्ड करेंगे, एज इट इज वो हमारा क्या होगा, स्टॉक भी होगा। और जब कोई स्टॉक या फिर स्टॉक में गुड्स फायर हो जाता है या फिर कोई डिस्ट्रॉय हो जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है, तो वो आपके स्टॉक में रहता है, लेकिन उसका जो इफेक्ट जाएगा, जैसे 4,000 का हमारे यहाँ पे लॉस हो रहा है, क्योंकि 10,000 का गुड डिस्ट्रॉय हुआ और हमको 6,000 मिल रहे हैं, तो 4,000 का जो लॉस होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, पीएनएल अकाउंट के अंदर इसको ट्रांसफर करेंगे। और स्टॉक मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो ये था ट्रेडिंग अकाउंट्स, वेरी इजी है, शायद आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। क्लियर है आता, अगर इसमें कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट्स प्रिपेयर करने के बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। हमने ये कवर कर लिया कि ट्रेडिंग अकाउंट हम क्यों प्रिपेयर करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट हम ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने के लिए प्रिपेयर करते हैं। हम जो जो स्टॉक हमने परचेज किया था उस स्टॉक को हमने कितने में सेल किया, उसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट मीन्स बिजनेस का। अब ग्रॉस प्रॉफिट में से उस बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए हमें कुछ अदर एक्सपेंसेस भी करने होते हैं, उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो बिजनेस से कनेक्टेड नहीं होते हैं लेकिन हमें करने होते हैं। जैसे कोई एम्प्लॉय है, उनको सैलरी देनी होती है, ऑफिस का रेंट पे करना होता है, कोई एसेट्स है उसका डेप्रिसिएशन होता है, कोई कम्युनिकेशन है, जैसे आप
फोन का बिल या इंटरनेट का बिल, इस टाइप का आपको कोई बिल देना होता है, एडवर्टाइजमेंट्स आपको करनी होती है। तो ये जो एक्सपेंसेस होते हैं इनको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो सीधा बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल आप एडवर्टाइज अगर नहीं करेंगे तो भी बिजनेस तो चलेगा, सेल कम होगा। जैसे आप एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो बिजनेस अच्छे से चलेगा। ये आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। तो हम जो कुछ भी ग्रॉस प्रॉफिट होता है हमारा, ट्रेडिंग अकाउंट का जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसको हम पीएनएल की क्रेडिट साइड में ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि वो हमारी इनकम है। क्या है, हमारी इनकम है। दैट्स मींस इन क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा था और परचेज के अमाउंट कम था, इसलिए वहां पर वो डिफरेंस फिगर आया। तो जो डेबिट बैलेंस आपको दिख रहा है वो आपका क्या है, इनकम है। तो इनकम कहाँ ट्रांसफर होती है, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट्स। देन इसके अलावा उसके अंदर जो एड होता है इनडायरेक्ट इनकम ऐड होती है, ग्रॉस प्रॉफिट के साथ में इनडायरेक्ट इनकम ऐड होती है, जो सीधा बिजनेस से कनेक्टेड नहीं है। दैट मीन्स अगर हम गुड्स सेल कर रहे हैं तो वो हमारा बिजनेस है, लेकिन अगर हम इसको इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं ये हमारा बिजनेस नहीं है। दैट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट इनकम। कमीशन रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, अगर हम कोई एसेट सेल करते हैं तो वो हमारा प्रॉफिट है। रेंट रिसीव, दैट मीन्स अगर हमारी कोई प्रॉपर्टी है हमने किसी को रेंट पे दे रखी है, उससे हमको जो रेंट रिसीव हो रहा है वो हमारा रेंट रिसीव इनडायरेक्ट इनकम है, वो हमारा बिजनेस का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट, अगर ग्रॉस लॉस होता है तो वो डेबिट साइड में आता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे ऑफिस के रिलेटेड, उसको हम बोलते हैं ऑफिस सैलरीज। मीन्स जो आपके वहां पे मेंबर्स काम कर रहे हैं, पर्सन काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय जो होते हैं उनको आप सैलरी देते हैं, तो उसको बोलते हैं सैलरीज। कम्युनिकेशन, ये भी जो बताया मैंने, इंटरनेट, इस टाइप से। ट्रैवल एंड कन्वेंस, जैसे आपके सेल्समैन है वो अगर कहीं जा रहा है तो ट्रैवल के एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे आपका ओनर है, उसकी कोई गाड़ी है या उसके रिलेटेड से, तो आप व्हीकल एंड रनिंग मेंटेनेंस या ट्रैवल एक्सपेंसेस आप कुछ भी एक्सपेंसेस के अंदर कर सकते हैं। ऑफिस रेंट, आपने कोई ऑफिस परचेज किया हुआ है उसका रेंट है। तो ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं इसको सबकी पूरी लिस्ट मैंने नोट्स के अंदर दे रखी है, और सेकंड या थर्ड लेक्चर्स के अंदर ये पूरा डिटेल में कवर किया हुआ है कि बिजनेस के कौन कौन से ट्रांजेक्शन होते हैं और किस ट्रांजेक्शन को कौन से हेड में कवर होते हैं। तो अगर आपने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया हुआ है तो प्लीज पहले आप वो लेक्चर्स अटेंड करें, तो आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो ये कुछ एक्सपेंसेस है, इस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस हम प्रिपेयर करते हैं। तो हम एक सम लेते हैं, सम से हम प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करने की प्रोसेस को समझते हैं, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एक सम सॉल्व करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट है हमारा 1 लाख रुपीज, रेंट 22,000, सैलरीज 10,000, कमीशन 12,000, क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब इनकम, इंश्योरेंस 8,000, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब होता है इनकम 6,000, बेड डेट्स, बेड डेट्स का मतलब मैंने मतलब समझाया था कि जब हमारा पैसा डेटर से हम मांग रहे हैं और देने से मना कर देता है, डूबत खाते में चला जाता है, उसको हम बोलते हैं बेड डेट्स। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 1/4/2012 4,000, सन्ड्री डेटर्स 40,000, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव ये हमने, ये हमारी इनकम है 2,000। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी के दे रखा है 80,000 दे रखा है। अब ये यहाँ पर क्यों दे रखे हैं, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स और सन्ड्री डेटर्स, इसका यहाँ पे क्या कनेक्शन है पीएनएल से, ये हम आगे समझते हैं। देन प्लांट एंड मशीनरी, ये प्लांट एंड मशीनरी जो होता है वो बैलेंस शीट का पार्ट है, लेकिन यहाँ पे क्यों दे रखा है, इसके पीछे इनका लॉजिक है। अब आगे एडजस्टमेंट क्या होते हैं, जैसे यहाँ बैलेंस शीट फाइनल करते हैं सर, बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करते हैं, जैसे हमको 31 मार्च को कुछ एडजस्टमेंट करते हो, तो यहाँ पे इस टाइप के एडजस्टमेंट है। क्या है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज अमाउंट टू रुपीज 4,000। हमने अभी जैसे प्रीवियस ट्रेडिंग अकाउंट्स के अंदर वेजेस की चार्जेस की हमने बात करी थी, उससे आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग का मतलब एक्सपेंसेस हो चुका है लेकिन पे करना बाकी है। रेंट पेड फॉर 11 मंथ, ये जो हमने रेंट पे किया है 22,000, ये 11 मंथ का रेंट है, और हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 12 मंथ का होता है। इंश्योरेंस ड्यू बट नॉट रिसीव अमाउंट ₹2,000, इंश्योरेंस ड्यू हो चुका है लेकिन हमने अमाउंट रिसीव नहीं किया हुआ है। प्रीपेड इंश्योरेंस, आपने यहाँ पर ये जो 8,000 का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया हुआ है, इसमें से 2,000 प्री पेड है, प्री मतलब पहले से पेड हुआ, प्रीवियस नेक्स्ट ईयर का हमने इसी साल में पे कर दिया है। डेप्रिशिएशन प्लांट ऑन प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ पर ये जो एसेट्स का अमाउंट दे रखा है 80,000 रुपीज, उस पर 10% के हिसाब से डेप्रिशिएशन है।
Further bad debts amount rupees 2000 and make a provision for bad debts 5% on sundry debtors. ये नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कवर करेंगे, अभी मैं आपको बता दूंगा इस यहाँ पे तो, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर रिजर्व सरप्लस के साथ में प्रोविजंस कैसे क्रिएट करते हैं वो हम आगे समझने वाला है जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। एंड कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अमाउंट टू रुपीज 2000 रुपीज। तो ये हमारे पास में लेजर्स हैं जिसको हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं। और ट्रायल बैलेंस कहाँ से आते हैं ये आप प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं, क्योंकि हमने सब कुछ डिटेल्स के अंदर कवर किया हुआ है कि पहले हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद उसको लेजर पोस्टिंग होती है, लेजर पोस्टिंग से इसको समराइज करने के बाद ट्रायल बैलेंस बनाते हैं और ट्रायल बैलेंस के ये बैलेंसेज हैं। क्लियर हो गया? तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा कितना है 1 लाख रुपीज। तो ग्रॉस प्रॉफिट हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफर करते हैं पीएनएल में, क्रेडिट साइड करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाउ मच 1 लाख रुपीज, ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है। रेंट 22,000। अब रेंट के सामने कुछ एडजस्टमेंट भी दे रखा है, इसलिए हम क्या करेंगे उसको इनर कॉलम में लिखेंगे। कितना है 22,000। तो हम साथ में एडजस्टमेंट भी कर लेते हैं। क्या एडजस्टमेंट है, रेंट पेड फॉर 11th मंथ। हमने ये जो भी रेंट 20,000 ये जो रेंट पे किया हुआ है ये 11 मंथ का पे किया हुआ है, लेकिन हमारा फाइनेंशियल ईयर कितने मंथ का होता है 12 मंथ का। तो एक्सपेंसेस भी कितने मंथ का होना चाहिए 12 मंथ का होना चाहिए। तो यहाँ पर एड हो जाएगा रेंट पेबल। रेंट पेबल हाउ मच 2000। जैसे 11 मंथ का कितना है 22,000 है, तो 22,000 डिवाइडेड बाय 11 तो कितना आ जाएगा 2000। तो 12 मंथ का कितना होना चाहिए 24,000। तो कितना ऐड करेंगे हम 2000, तो हमारा रेंट कितना आ जाएगा 24,000। आई होप ये ट्रांजेक्शन अच्छे से क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट है सैलरी 10,000। तो सैलरी हमारा क्या है एक्सपेंसिव, इसलिए हम कहाँ लिखेंगे डेबिट साइड लिखेंगे। तो ये हमारा डेबिट साइड है, कितना है 10,000। तो सैलरी का भी एडजस्टमेंट है, इसलिए हम इसको इनर कॉलम में लिखते हैं। क्या एडजस्टमेंट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंट रुपीज 4,000। आउटस्टैंडिंग है दैट मींस एक्सपेंसेस है उस ईयर का, लेकिन अभी पे नहीं किया हुआ। पे करे या नहीं करे, हमें तो क्या करना है ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। तो ट्रांजैक्शन क्या रिकॉर्ड होगा अगर यहां देखेंगे तो सैलरीज अकाउंट डेबिट कितने से 4,000 टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। ये हमें एंड ऑफ द ईयर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है। तो जब हम सैलरीज के रिकॉर्ड करेंगे तो ये सैलरी के अंदर ऐड होगा, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी। क्लियर है, कितना है 4,000। तो टोटल सैलरी कितनी होगी हमारी 14,000। नेक्स्ट है कमीशन, और कमीशन के साइड में लिखा हुआ है क्रेडिट। तो क्रेडिट का मतलब क्या होता है इनकम। तो यहां हम लिखते हैं कमीशन रिसीव। इनर कॉलम में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई एडजस्टमेंट नहीं है एडजस्टमेंट, इसलिए हम इसको इनर कॉलम में लिखेंगे। क्या है हमारा कमीशन 12,000 रुपीज। ध्यान से सुनिएगा 12,000 जो हमने कमीशन रिसीव किया हुआ है उसमें से कमीशन रिसीव इन एडवांस अमाउंट रुपीज 2,000। हमने एडवांस में 2,000 रुपीज रिसीव कर लिए। जो हमारे कमीशन के अंदर 12,000 जो अमाउंट हमको दिख रहा है वो हमने एडवांस में रिसीव कर लिया है। तो जब एडवांस में रिसीव कर लिया है तो ये हमारे इस साल की इनकम नहीं है। तो ये किस साल की इनकम है नेक्स्ट ईयर की इनकम है, इसलिए हमें इस इनकम में से माइनस करना होगा। इसे हम यहाँ से लेस कर देंगे एडवांस रिसीव। क्लियर है, तो एडवांस रिसीव कितना अमाउंट है 2,000, तो माइनस 2,000 10,000 क्या आ जाएगा आपका कमीशन रिसीव हो जाएगा। नेक्स्ट है इंश्योरेंस 8,000। अब इंश्योरेंस के आगे उन्होंने कुछ नहीं लिखा हुआ है, दैट मींस वो हमारा एक्सपेंसेस है।
हम एक्सपेंसेस का साइड लिखेंगे कमीशन, सॉरी इंश्योरेंस। हाउ मच अमाउंट इंश्योरेंस का? 8,000 रुपीज। अब इसको इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसके साथ में एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है? इंश्योरेंस है ना। इन प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंट रुपीज 2,000। अब यहाँ पर क्या है? प्रीपेड, ये एक्सपेंसेस है इसलिए प्रीपेड होता है, और जब इनकम होती है तो एडवांस रिसीव होता है। तो एक्सपेंसेस हमने प्रीपेड किया हुआ, प्रीपेड का मतलब कि नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंसेस हमने अभी पे कर दिया है, तो ये इस साल के एक्सपेंसेस में नहीं आएगा, वो नेक्स्ट ईयर के एक्सपेंसेस में आएगा, इसलिए हम इस साल के एक्सपेंसेस में से माइनस कर लेते हैं। लेस प्रीपेड इंश्योरेंस, हाउ मच? 2,000। कितना आ जाएगा? 6,000 रुपीज। 6,000 रुपीज हमारा इंश्योरेंस का अमाउंट है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है, या आप यहाँ देख सकते हैं ये क्रेडिट है। क्रेडिट है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है? हमारी इनकम है, तो हमें इसको कहाँ लिखना होगा? क्रेडिट साइड में। ये हमारी क्रेडिट साइड है, इनकम। अदर इनकम के अंदर आता है इंटरेस्ट, 6,000 रुपीज, क्योंकि यहाँ पर शायद में भी, हाँ, इंटरेस्ट का भी एडजस्टमेंट दे रखा है, इसलिए हम इसको इनर कॉलम में लिखते हैं। क्या एडजस्टमेंट दे रखा है उन्होंने? एडजस्टमेंट दे रखा है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव्ड अमाउंट रुपीज 2,000 रुपीज। क्या हो गया? इंटरेस्ट ड्यू हो गया है। जब इंटरेस्ट ड्यू हो जाता है तो उसकी क्या एंट्री पास करते हैं? या तो हम लिख सकते हैं एक्रूड इंटरेस्ट, ये मैंने आपको कल के लेक्चर्स के अंदर कवर कराया था। एक्रूड इंटरेस्ट कितना अमाउंट है हमारे यहाँ पे? 2,000। तो यहाँ हम लिखेंगे टाइप 2,000 टू इंटरेस्ट इनकम। जब इस टाइप की हम एंट्री पास करेंगे तो ऑलरेडी जो अमाउंट है उसमें से 2,000 क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। और ये जो एक्रूड इंटरेस्ट है ये कहा किसका पार्ट है? बैलेंस शीट का पार्ट है, तो ये बैलेंस शीट में चला जाएगा, हम नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर उसको कवर करेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एड के अंदर, यहाँ इसमें जो लिखा हुआ ये लिख सकते हैं हम इंटरेस्ट ड्यू, या फिर एक्रूड इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं, जो भी हमारी इच्छा हो वो हम लिख सकते हैं। कितना है इंटरेस्ट ड्यू? 2,000 रुपीज। तो टोटल इंटरेस्ट हमारा कितना हो गया? 8,000 रुपीज। नेक्स्ट है बेड डेट्स। बेड डेट्स का अमाउंट कितना है? 2,000 रुपीज। तो ये हमारा एक्सपेंसेस होता है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे बेड डेट्स। बेड डेट्स को हमने इनर कॉलम में लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि उसका कुछ एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है? फर्दर बेड डेट्स अमाउंट रुपीज 2,000 रुपीज, और आप 2,000 रुपीज फर्दर है। पहले तो बेड डेट्स का अमाउंट है 20,000, 2,000 फर्दर बेड डेट्स, तो यहाँ हम लिखेंगे ऐड करेंगे, ऐड बेड डेट्स 2,000। टोटल कितना हो गया? 4,000 रुपीज। नेक्स्ट है प्रोविजन फॉर बेड डेट्स 1/4/2012 4,000 रुपीज। प्रोविजन हमने बनाया था बेड डेट्स का। इस बार ये क्या बोल रहे हैं कि मेक ए प्रोविजन फॉर बेड डेट्स एट द रेट 5% ऑन सैलरी डेटर्स। आपको कितना बेड डेट्स पर प्रोविजन करना है उसका, ये डिटेल्स में आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको समझ में आएगा कि प्रोविजन कैसे बनाते हैं और बनाने की जरूरत क्यों होती है। तो प्रोविजन फॉर बेड डेट्स एट द रेट 5%, तो हमको यहाँ पर डेटर्स दे रखे हैं 40,000 रुपीज। क्या लिखा हुआ? ऑन सैलरी डेटर्स। तो 40,000 हमारे सैलरी डेटर्स हैं। कितने हैं? 40,000। अब 40,000 में से हमने अभी 2,000 का बेड डेट्स कर दिया, दैट मींस 2,000 माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास में कितने रह जाएंगे? 38,000। क्लियर है? तो 38,000 क्या है आपके डेटर्स है, और डेटर्स पे 38,000 पे आपको 5% का प्रोविजन निकालना है। कितना निकालना है? 5%। तो कितना होता है?
1900 रुपया। दैट मीन्स आपको प्रोविजन कितना करना है, ओनली फॉर 1900 रुपीज का करना है। क्लियर है? लेकिन ऑलरेडी प्रोविजन कितना दे रखा है, ऑलरेडी प्रोविजन कितना दे रखा है, 4000 रुपीज का प्रोविजन दे रखा है। इसका मतलब ये प्रोविजन ज्यादा का दे रखा है, तो हमें करना कितना है 1900। तो ये ज्यादा प्रोविजन किया था, इसको हमको अब कम कर देना है, क्योंकि हमको सिर्फ 1900 रुपीज लाना है। तो जब 1900 रुपीज लाना है तो ये हमारी क्या हो जाएगी, इनकम का पार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमने जब बनाया होगा तब हमको इसको एक्सपेंसेस में बुक करा होगा। ये हमारी क्या हो जाएगी, क्योंकि प्रोविजन हम कम कर रहे हैं इसलिए इसको कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। तो प्रोविजन का जो अमाउंट है वो कितना है, 4000 है। और प्रोविजंस बनाना कितना होता है, तो इक्वल लेस प्रोविजंस क्या है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अगर ये समझ में नहीं आता है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हम क्या करेंगे, 1900 माइनस कर लेंगे। क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको पीएनएल के अंदर हमारा प्रॉफिट है, तो 2100 रुपीज का क्या हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। इसलिए हम उसको क्या करेंगे, इनकम हो जाएगी, इसलिए हमको क्या करते हैं, उसको क्रेडिट साइड में लिखते हैं। नेक्स्ट हो गया सन्ड्री डेटर्स का। हमारे यहाँ पे सिर्फ क्या संबंध था, उसका प्रोविजन से रिलेटेड था, बाकी और कोई इसका मतलब नहीं है यहाँ पे। डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव इज इनडायरेक्ट इनकम है, इसलिए हम उसको यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव। हाउ मच, डिस्काउंट रिसीव का शायद मे बी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इंश्योरेंस डेप्रिसिएशन का नहीं है, तो डिस्काउंट रिसीव जितना भी है उतना हम यहाँ पे आउटर कॉलम में लिख लेंगे, 2000 रुपीज। नेक्स्ट, ठीक है, डिस्काउंट। इसके बाद आता है प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है, इसका मतलब डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमने बताया था WDV मेथड से कैसे निकालते हैं, तो वो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर है, अगर नहीं आता है तो एक बार उसको फिर से देख लें। कितना डेप्रिसिएशन दे रखा है, 10%। तो डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट्स। तो हमारी एसेट्स की वैल्यू कितनी है, 80,000। तो 80,000 का अगर हम 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो कितना होगा, 8,000 होगा। तो क्या एंट्री हो जाएगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कितना, 8,000 टू डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। तो हमारे पास में एसेट्स क्या है, प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी कितना, 8,000 रुपीज। क्लियर हो गया। तो डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसलिए हम यहाँ पे आउटर कॉलम में लिखेंगे। आई होप हमारे सभी ट्रांजेक्शन्स हमने कवर कर लिए हैं। ग्रॉस प्रॉफिट ले लिया हमने, रेंट ले लिया, सैलरीज ले ली, कमीशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इंटरेस्ट, बेड डेट्स, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स हमने इफेक्ट दे दिया इसका, सन्ड्री डेटर्स का हमने प्रोविजंस निकाल लिया, डिस्काउंट रिसीव हमारा हो गया, प्लांट एंड मशीनरी पे हमने डेप्रिसिएशन निकाल दिया, इसका भी हमने एडजस्टमेंट दे दिया, रेंट पेड हमने 12 मंथ कर दिया, इंटरेस्ट का भी एडजस्टमेंट हमने दे दिया यहाँ पे, प्रीपेड इंश्योरेंस का भी हमने दे दिया, डेप्रिसिएशन निकाल दिया, फर्दर बेड डेट्स भी हमने कर दिया 2000 और उसका प्रोविजन भी 5% कर दिया, देन कमीशन का भी हमने एडजस्टमेंट कर दिया। इस तरह से हम क्या करेंगे, अब नेट प्रॉफिट निकालेंगे। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे क्या करेंगे, हम टोटल क्रेडिट बैलेंस का, क्रेडिट बैलेंस का हम टोटल करेंगे 1,22,000। तो ये भी कितना हो जाएगा, 1,21,000। इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होगा, इन सब का एड 1,22,100 होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा लेते हैं, इसको हम माइनस करते हैं, इसमें से ये जो टोटल अमाउंट आएगा, इसका टोटल अमाउंट इस फिगर में से माइनस करेंगे तो बैलेंस शीट फिगर हमारे पास में आ जाएगा। कितना आया नेट प्रॉफिट, 66,100। अगर इन सब का सम करते हैं हम तो ये हमारा इक्वल आ जाएगा। क्लियर हो गया, 1,22,100। तो आपका नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 166,100। तो इस तरह से हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। आई होप आपको ये सभी ट्रांजैक्शन अच्छी तरह से
समझ में आ गया है। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप कर सकते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसके साथ में ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। साथ में प्रोविजन और रिजर्व सरप्लस क्या होता है। हालांकि रिजर्व सरप्लस जो होता है वो कंपनी अकाउंट्स का पार्ट है, लेकिन रिजर्व एंड प्रोविजंस की हम थोड़ी सी बात करेंगे और बैलेंस शीट किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है। और ये अगर आपको समझ में आ गया है, दैट मीन्स आप अकाउंट्स के अंदर 80 to 90% परफेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि एडजस्टमेंट जो होते हैं वो अगर करने आ जाता है, इसका मतलब आप में परफेक्शन आ गया है। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। नोट्स बनाइएगा, मैं ग्रुप्स के अंदर उसकी कुछ एक्सरसाइज में शेयर करूंगा, तो आप उनको सॉल्व करने की ट्राई कीजिएगा। थैंक यू सो मच।